बंगाल की तकसीम के पीछे क्या राज थे? कांग्रेस किसने बनाई थी, अंग्रेजों ने या हिंदुस्तानियों ने? मुस्लिम लीग कायम करने की जरूरत क्यों पैदा हुई? गौ रक्षा और मुहर्रम को कैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया? क्या अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के बाद भी कोई बगावत प्लान हुई थी? क्यूरियस फेलोज में फैसल वड़ाइच। 28 दिसंबर 1885 1885 के रोज संस्कृत कॉलेज बम्बई में तारीख रकम हो रही थी। कॉलेज के हॉल में 72 लोग जमा थे और ये लोग एक ऐसी सियासी जमात की बुनियाद रख रहे थे जो तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इन लोगों को यहाँ इकट्ठा करने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं बल्कि एक बरतानवी शहरी था। इसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ह्यूम का बैकग्राउंड ये था कि वो एक स्कॉटिश ब्रिटिश थे और सिविल सर्वेंट के तौर पर 1849 में हिंदुस्तान आए थे। 1870 से 1879 तक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी भी रहे। एलन ह्यूम एक लिबरल इंसान थे, इन्हें हिंदुस्तान से हमदर्दी थी और वो खित्ते की अवामी तंजीमों से राब्ते में भी रहते थे। 1884 में उन्हें यह ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां साल भर में एक बार हिंदुस्तान भर के नुमाइंदे जमा हों और उनकी मीटिंग्स की सदारत मुकामी अंग्रेज गवर्नर्स किया करें। इन मीटिंग्स में हिंदुस्तान के सोशल इश्यूज पर बात की जाना थी। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों के हिंदुस्तानी रहनुमाओं और अंग्रेजों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हो सकते थे। हिंदुस्तान में पहले से कुछ सियासी तंजीमें मौजूद थीं, जैसा कि कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास में महाजना सभा के नाम से लोकल लेवल पर सियासी फॉर्म्स कायम थे। इसलिए एलन ह्यूम ने तय किया कि इस नए प्लेटफॉर्म पर कोई सियासी बात नहीं होगी, सिर्फ सोशल इश्यूज डिस्कस होंगे। अगले वर्ष 1885 के शुरू में एलन ह्यूम अपना आइडिया लेकर शिमला पहुंचे। यहाँ उन्होंने उस वक्त के वायसराय लॉर्ड डफरन को यह ख्याल पेश किया। वायसराय को ये आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने सोशल फोरम के ख्याल को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मिस्टर ह्यूम को तजवीज़ दी कि आप सोशल प्लेटफॉर्म की जगह एक सियासी जमात बनाएं। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इस वक्त हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो वैसा काम करे जैसा कि बरतानिया में अपोजिशन करती है, यानी हुकूमती निज़ाम में गलतियों की निशानदेही और उनके हल के लिए तजावीज़ देने वाली नेशनल लेवल की कोई पार्टी नहीं है। अखबारात से अवामी राय का पता तो चलता है, लेकिन ये भी काबिल भरोसा रिलायबल सोर्सेज नहीं है। इसलिए अंग्रेज़ों को मालूम नहीं होता कि नेटिव सर्कल्स में उनके और उनके पॉलिसीज़ के मुतालिक क्या बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसी पार्टी बनाएं जो साल में एक मरतबा अपना जलसा ज़रूर किया करें। इस जलसे में हिंदुस्तानी रहनुमा हुकूमती निज़ाम में गलतियों की निशानदेही और उनके हल के लिए तजावीज़ दिया करें। पार्टी इजलासों की सदारत के लिए अंग्रेज़ गवर्नर्स को भी नहीं बुलाया जाए। ये इसलिए क्योंकि हुकूमती अहदेदारों के सामने इस तरह के हिंदुस्तानी सियासी वर्कर्स फिर खुलकर दिल की बात नहीं करेंगे। ह्यूम को ये आइडिया समझाने के बाद लॉर्ड डफरन ने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा, जब तक मैं हिंदुस्तान में बतौर वायसराय मौजूद हूँ, ये बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए कि इस पार्टी की स्कीम मैंने दी थी। ऐसा शायद वो इसलिए कह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात का बुरा मना सकती थी कि उनका वायसराय उनकी कॉलोनी में उनके मुकाबले में एक सियासी जमात खड़ी कर रहा है। ये बात जाहिर है उनके कैरियर के लिए नुकसानदेह भी हो सकती थी। एलन ह्यूम ने लॉर्ड डफरन की बातों से इत्तेफाक कर लिया। फिर उन्होंने बाकी हिंदुस्तानी रहनुमा जो उनसे राब्ते में थे उनसे अपना सोशल फॉर्म वाला और लॉर्ड डफरन का सियासी जमात वाला आइडिया दोनों शेयर किए। इन रहनुमाओं ने मुतफ़क्का तौर पर दूसरी तजवीज़ यानी लॉर्ड डफरन का आइडिया, सियासी जमात वाला आइडिया पसंद कर लिया। इन्होंने ये वादा भी कर लिया कि वो इस बात को राज में रखेंगे कि कांग्रेस की तैयारी का बुनियादी आइडिया लॉर्ड डफरन ने दिया था। बाद में दोस्तों लॉर्ड डफरन 1888 तक वायसराय रहे, 1888 तक। उनके ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उनका कांग्रेस से ताल्लुक सामने लाया गया था। बहरहाल 1885 में कांग्रेस के नाम से एक हिंदुस्तानी सियासी जमात बनाने का फैसला उससे पहले हुआ था। इसमें सिर्फ उन रहनुमाओं को बुलाया गया था जिन्हें इंग्लिश आती थी। इसका पहला इजलास जिसे पूना में होना था, इसे हैजे की वबा की वजह से बम्बई में मुनक्किद किया गया। इसी डेट को आज कांग्रेस के क़याम की तारीख समझा जाता है। इजलास में सबसे पहले शुरा ने चंद्रा बनर्जी को सदर मुंतखब कर लिया। इन्हीं की सदारत में इजलास की बाकी कार्रवाई अंजाम दी गई। कांग्रेस ने अपना पहला जनरल सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को मुकर्रर किया। वैसे आपको बताएं कि एलन ह्यूम और लॉर्ड डफरन का कांग्रेस के क़याम में जो किरदार था वो आज काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इंडियन हिस्टोरियंस के लिए ये कबूल करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है कि बरतानिया से आज़ादी की जंग लड़ने वाली जमात दरअसल अंग्रेज़ों की मदद से शुरू में कायम हुई थी। यही वजह है कि मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस का एक तबका एलन ह्यूम और लॉर्ड डफरन के रोल को कम करने की कोशिश करता है।
एलन ह्यूम के किरदार को वो यूं जस्टिफाई करते हैं कि अगर एक आला बरतानवी अफसर कांग्रेस का फाउंडर मेंबर ना होता तो अंग्रेज़ हुकूमत इस तंजीम को शुरू ही में ताकत से दबा देती। मतलब उनके मुताबिक हिंदुस्तानी लीडर्स ने खुद अपनी मर्जी से एलन ह्यूम को आगे बढ़ाया था ताकि वो पार्टी कायम करने का क्रेडिट ले लें। इसके अलावा वो लॉर्ड डफरन के बयानात भी पेश करते हैं जिनमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की थी। बाद में पार्टी के क़याम से पहले उन्होंने बॉम्बे के गवर्नर लॉर्ड रे को ख़त लिखकर कहा था कि वो एलन ह्यूम की कांग्रेस से होशियार रहें। इसी तरह 1888 में उन्होंने पब्लिक स्पीच में कहा था कि कांग्रेस सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी की नुमाइंदगी करती है, यानी बहुत कम लोगों की नुमाइंदा जमात है, ये तमाम हिंदुस्तानियों की नहीं है। लॉर्ड डफरन के इन बयानात को दिखाकर मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनका कांग्रेस के क़याम से या इसके आइडिया से कोई ताल्लुक नहीं था। मगर दोस्तों, लॉर्ड डफरन के बारे में एक बात आप जहन में रखें। उनकी और एलन ह्यूम की वो गुफ्तगू जिसमें कांग्रेस कायम करने की बात हुई थी, इसका रेफरेंस किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के पहले सदर बनर्जी ने खुद दिया था। बनर्जी ने 1898 में 1898 में अपने एक मजमून में ये पूरी कहानी लिखी थी। इसी मजमून में लॉर्ड डफरन का जिक्र बड़े अदब से उन्होंने किया था, तनकीद का तो सवाल ही नहीं था। लॉर्ड डफरन की तरह एलन ह्यूम के रोल को भी इंडिया में कुछ लोग शक की नज़र से देखते हैं। इस शक की वजह एक दावा था जो 1912 में उनकी वफात के बाद सामने आया। दरअसल उनके एक दोस्त विलियम वेडरबन ने ह्यूम की वफात के अगले बरस इनकी बायोग्राफी लिखी। उन्होंने लिखा कि मिस्टर ह्यूम ने 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल कुछ खतरनाक रिपोर्ट्स देखी थी। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पढ़े लिखे तबके के कुछ अफराद आम लोगों से मिलकर यानी हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे थे। इस मुमकिन इनकलाब को बगावत को रोकने के लिए उन्होंने सेफ्टी वॉल्व के तौर पर कांग्रेस कायम की थी। ये सब बातें वेडरबन के मुताबिक ह्यूम के ज़ाती कागजात में लिखी हुई थी और वहीं से उन्होंने ये कोट की। अब देखिए, इस दावे को भी मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस मुस्तरद करते हैं। उनका पॉइंट ये है कि 7 वॉल्यूम्स वाली जिस मुबैना रिपोर्ट्स को ह्यूम ने देखा था, इनका कोई वजूद है ही नहीं। अगर होता तो ये आज इंडिया या बरतानिया की किसी आर्काइव में ज़रूर होती, जो कि नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये कि आज कांग्रेस अपनी तारीख पर बात करते हुए एलन ह्यूम का जिक्र नहीं करती। हत्ता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हिस्ट्री सेक्शन में भी एलन ह्यूम का नाम मौजूद नहीं है। अलबत्ता सिर्फ पहले सेशन की तस्वीर है जिसमें बहुत से नुमाइंदों के साथ वो भी बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ इब्तदाई हिंदुस्तानी लीडर्स जैसा कि दादा भाई नौरोजी, फेरोज शाह मेहता की अलग से बड़ी तस्वीर लगाई गई है। यानी आज कांग्रेस अपने साथ न थी किसी भी ब्रिटिश लिंक को मिटाने की कोशिश कर रही है या छुपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि माजी में 1973 में जैसे 1973 में इंडिया में एलन ह्यूम की पोस्टल स्टैम्प्स भी छप चुकी हैं। लेकिन खैर, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस की इब्तिदा अंग्रेज़ी मदद से हुई थी या अंग्रेज़ी मदद के बगैर, क्योंकि कांग्रेस ने सियासत बहरहाल हिंदुस्तानियों के लिए ही शुरू की थी। कांग्रेस ने मजहबी तकसीम के बजाय हकीकी मसाइल पर तवज्जो दी थी। इसने मुतालबा किया कि हिंदुस्तानी फ़ौज को अपने मुल्क से बाहर अंग्रेज़ों की जंगों में ना झोंका जाए, दिफाई अखराजात कम किए जाएँ, मरकज़ी और सूबाई सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कानून साज इदारों में हिंदुस्तानियों को 50% तक नुमाइंदगी दी जाए, कानून साज इदारों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बजट पर बहस करने और वोटिंग का इख्तियार दिया जाए। इसके अलावा भी मुतालबात की एक तवील फहरिस्त थी। इन मुतालबात के ज़रिए कांग्रेस का फोकस एक महदूद लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस की तरफ था। कांग्रेस ने मुसलमानों और हिंदुओं में दोस्ताना फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए एक और कदम भी उठाया। 1888 में ये असूल अपनाया गया कि हिंदुओं या मुसलमानों में से जो भी ग्रुप मेजॉरिटी से किसी रेजोल्यूशन की मुखालफत करेगा उसे पास नहीं किया जाएगा। दरअसल हिंदू मुस्लिम दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की थी। 1885 में इसके पहले इजलास में सिर्फ 2 मुसलमान नुमाइंदे शामिल थे, लेकिन फिर इनकी तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। अगले साल 1886 में 33 मुस्लिम नुमाइंदे शामिल हुए। 1890 के इजलास में 702 हिंदुस्तानी नुमाइंदों में से 156 मुसलमान थे, यानी इनकी रेशो 22% तक पहुंच गई थी। अगर ये सिलसिला कामयाबी से चलता तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बरकरार रखते हुए एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ को, हार्ड लाइनर्स को शिकस्त दी जा सकती थी। लेकिन अफसोस कि हुआ इसके उलट। वो यूं कि चंद ही बरस में कांग्रेस पर भी एक राइट विंग धड़ा अपना रंग जमाने में कामयाब होने लगा। इस धड़े को बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे। इस एलिमेंट की वजह से कांग्रेस का झुकाव मजहब की तरफ, हिंदू धर्म की तरफ ज्यादा होने लगा। 1890s में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात पर भी कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार किए रखी।
पार्टी के कई हिंदू रहनुमा, जिनमें गंगाधर तिलक भी शामिल थे, वो गौ रक्षा तहरीक से भी जुड़ने लगे। 1891 में पार्टी का इजलास नागपुर में हुआ। इजलास खत्म होने के बाद इसी पंडाल में गौ रक्षणी सभा ने अपना इजलास किया, जिसमें कांग्रेस के कई नुमाइंदे शरीक भी हुए। 1893 में इलाहाबाद के कांग्रेसी जलसे में मशहूर गौ रक्षक एक्टिविस्ट श्रीमान स्वामी भी शरीक हुए। पार्टी पर राइट विंगर्स के बढ़ते हुए इस गलबे ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर करने में अहम किरदार अदा किया। इंडियन हिस्टोरियंस के मुताबिक 1893 के बाद कांग्रेस में मुसलमानों की शमूलियत तेजी से कम होने लगी। 1892 से 1909 के दौरान कांग्रेस सेशंस में 90% हिंदू, जबकि सिर्फ 6.5% मुसलमान शरीक हुए। अलबत्ता कांग्रेस पर हिंदुस्तानी मुसलमानों का मजमूई एतमाद अभी खत्म नहीं हुआ था। नौजवान लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, जो वकालत पास करके हिंदुस्तान लौटे थे, उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की थी। फिर बरसों बाद अबुल कलाम आज़ाद, जो कि एक आलम दीन भी थे, वो भी कांग्रेस में बाद में आए। लेकिन ओवरऑल इस पार्टी में मुसलमानों की दिलचस्पी बहरहाल कम होने लग गई थी। कांग्रेस में मुसलमानों की कम शमूलियत ने हिंदू राइट विंग्स के लिए और भी स्पेस बना दी और वो जमात पर पूरी तरह छाने लगे। पार्टी की सियासी तहरीक कुछ इस अंदाज से चलने लगी कि अब इस पर मजहब की गहरी छाप नजर आती थी। इसके जलसे जुलूसों में मजहबी अलामात, देवी देवताओं के मुजस्समे, नारे और मजहबी गीत भी होने लगे थे। गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने 2 मजीद ऐसे स्टेप्स उठाए जिन्होंने कांग्रेस पर जर्द रंग को और गहरा किया। वो इस तरह के उन्होंने गणपति देवता के नाम पर एक फेस्टिवल मनाने का ऐलान किया। इस मेले की शुरुआत पूना से हुई। पूना में हिंदू मुस्लिम अमन से रहते थे और दोनों एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत कर लिया करते थे। खास तौर पर यहाँ मुहर्रम का त्यौहार हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बड़ी मिसाल था। लेकिन गंगाधर तिलक ने हिंदुओं से कहा कि वो इस त्यौहार को छोड़ दें और गणपति का त्यौहार जोरों शोर से मनाना शुरू करें। 1893 में 1893 से पूना में गणपति का फेस्टिवल, जो पहले घरों के अंदर मनाया जाता था, वो पब्लिकली जोरों शोर से मनाया जाने लगा। और इसी वर्ष मुसलमानों ने पहली बार मुहर्रम का त्यौहार हिंदुओं के बगैर अकेले मनाया। दोनों मज़हब के मानने वालों में तफरीक और तनाव पैदा कर दिया गया। इस फजा में कुछ इंतहा पसंदों ने फ़ायदा उठाया और फसादात फूट पड़े। 1894 में पूना की एक मस्जिद के बाहर म्यूज़िक बजाने पर फसाद हुआ। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मौके पर वायलेंस के वाक़यात होते रहे। ताहम गणपति त्यौहार का मंसूबा कामयाब रहा। इस फेस्टिवल को गंगाधर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सियासी मुहिम के तौर पर भी खूब इस्तेमाल किया। ताहम मज़हब के मुसलसल इस्तेमाल ने मुसलमानों को कांग्रेस से और दूर कर दिया। इनकी शमूलियत ना होने के बराबर रह गई थी। लेकिन गंगाधर तिलक को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने गणपति मेले की कामयाबी को देखते हुए मराठा हुक्मरान शिवाजी के नाम से भी एक जश्न का ऐलान किया। अब सियासी लिहाज से तो ये एक स्मार्ट मूव थी, इसलिए कि महाराष्ट्र में शिवाजी को देवता का दर्जा हासिल था। उनके नाम पर मनाया जाने वाला फेस्टिवल लोगों को मुतहर्रिक कर सकता था। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी था, जिस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वो ये कि शिवाजी के मानने वाले इनकी मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर की जंग की वजह से मुसलमानों को अपना दुश्मन ख्याल करते थे, जबकि मुसलमान शिवाजी के बजाय मुगल शहनशाह को अपना हीरो मानते थे। इसलिए ये नया फेस्टिवल भी दोनों कम्युनिटीज़ में एक और दरार का सबब बना। यानी हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा एक जमात बनाने और एक फोरम के तौर पर कांग्रेस को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हो रही थी, वो दम तोड़ने लगी। बल्कि 1905 तक दोनों बड़े मज़हब के सख्तगीर तबके वाज़े तौर पर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। अगरचे ये दुश्मनी और नफरत अभी आम आदमी के लेवल तक नहीं पहुंची थी, मगर फिर भी अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पूरी तरह काम कर रही थी। ऐसे में बरतानवी हुकूमत ने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेप लिया। उन्होंने सबसे दौलतमंद, सबसे बड़े सूबे बंगाल को तकसीम कर दिया। ये एक इंतज़ामी तकसीम थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थी, लेकिन बंगाल बहुत बड़े रकबे वाला और बहुत बड़ी आबादी वाला सूबा था। फिर बंगाल के मुसलमानों और हिंदुओं की इकोनॉमिक कंडीशंस में भी, इनकी मुआशी सूरत हाल में भी बहुत फ़र्क था। मुस्लिम आबादी मुआशी और समाजी लिहाज से बहुत पीछे रह गई थी। इंडियन राइटर्स के मुताबिक 1871 में बंगाल के सरकारी मुलाजमीन सिर्फ 6% मुसलमान थे, जबकि हिंदुओं की तादाद 41% थी। 1874 में बंगाल में सिर्फ 29% मुसलमान बच्चे स्कूल जाते थे, जबकि 70% हिंदू बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे। 1875 में बंगाल के कॉलेजेस में सिर्फ 5% से कुछ ऊपर मुसलमान थे और 94% 94% हिंदू थे। 1905 में भी ये आदाद व शुमार, ये फिगर्स थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ ऐसे ही थे। ऐसे में ही बंगाल को जिस तरह तकसीम किया गया, उसमें मजहबी एंगल बहुत वाज़ेह था।
मशरकी बंगाल में 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, यानी यहाँ मुसलमान मेजोरिटी में आ गए थे। जबकि वेस्ट बंगाल में 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुसलमान थे, यानी यहाँ हिंदुओं की बहुत बड़ी वाज़े मेजोरिटी थी। अंग्रेज़ों ने बंगाल के मशरकी हिस्से को, जिसमें मुसलमानों की निस्बतन मेजोरिटी थी, उसे अलग सूबा डिक्लेयर कर दिया। इससे एक बार फिर यही तासुर फैला कि मुस्लिम मेजोरिटी को अलग करके बंगाल की तकसीम की गई है। यानी बंगाल को तकसीम तो अंग्रेज़ ने किया है, लेकिन इसके असरात हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ में नफरत की शक्ल में फैलने लगे। हिंदू मुसलमानों को इल्ज़ाम देने लगे कि उन्होंने बंगाली कौम को तकसीम कर दिया है और मुसलमान अपनी जगह खुश रहे कि बंगाल जहाँ मजमूई तौर पर उनकी मेजोरिटी पहले नहीं थी, लेकिन अब एक हिस्से में उनकी अक्सरियत हो गई है। इस तकसीम के खिलाफ कांग्रेस ने सियासी मुहिम भी चलाना शुरू कर दी कि बंगाल की तकसीम को रिवर्स किया जाए। इस तहरीक में हिंदू मजहबी रंग और भी नुमायां था, क्योंकि इसके बगैर कांग्रेस इस तहरीक को हरारत नहीं दे पा रही थी। इसके मुकाबले में अलीगढ़ के मुसलमान लीडर्स, जो कि मुस्लिम राइट विंग को लीड कर रहे थे, उन्होंने भी सियासी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि वो अब मुसलमानों की अपनी एक अलग जमात बनाएंगे जो कि सियासत करेगी, लेकिन इससे पहले हुकूमत से, यानी ब्रिटिश हुकूमत से सियासी गारंटीज हासिल करना ज़रूरी थी। चुनांचे एक 35 रुकनी मुस्लिम वफ्द 35 मेंबर्स का डेलीगेशन सर आगा खान की क़यादत में अक्टूबर 1906 में शिमला पहुंचा। इसने वायसराय लॉर्ड मंटो से मुलाकात करके 2 मुतालबात सामने रखे। एक ये कि मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान करेंगे, इन नुमाइंदों को भी सिर्फ मुसलमान वोटर्स ही मुंतखब कर सकेंगे, यानी जुदागाना इंतखाब का मुतालबा मुसलमानों ने कर दिया। दूसरा मुतालबा यह था कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में उन्हें नुमाइंदगी भी ज़्यादा दी जाएगी। वायसराय ने इन्हें यकीन दिलाया कि इनके मुतालबात पर वो हमदर्दाना गौर करेंगे। शिमला डेलीगेशन की वापसी के कुछ ही अरसे बाद दिसंबर 1906 में ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास में मुस्लिम लीग कायम हो गई, यानी हिंदुस्तान के अवाम की सबसे बड़ी अक्सरियत कामयाबी से 2 मज़ाहब की बुनियाद पर तकसीम हो चुकी थी। इस तकसीम को सियासी बैकिंग्स भी मिल गई थी। कांग्रेस के सेकुलर तंजीम होने के बावजूद इस पर हिंदुओं की नुमाइंदा जमात होने का लेबल लग चुका था, कम से कम मुसलमानों के नज़दीक ये लग चुका था। जबकि मुस्लिम लीग ने तो सेकुलरिज्म का रस्मी नारा लगाया ही नहीं था, वो सीधी सीधी एक मज़हब के मानने वालों की नुमाइंदा जमात बनकर आई थी। सियासी तहरीकों को मजहबी रंग देना तबाहकुन साबित हुआ। इन सब गलतियों का नतीजा था कि हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े तबकों के सियासी रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। लेकिन कुदरत ने यहाँ हिंदुस्तानियों को एक मौका और दिया कि वो मुत्तहिद हो जाएं। ये मौका तब पैदा हुआ जब खिलाफत मूवमेंट चली। इस मौके को क्यों ज़ाया कर दिया गया? पंडित नेहरू की वो कौन सी पॉलिसी थी जो जिन्ना को मुतालबा पाकिस्तान के करीब ले गई? इस सब पर बात करेंगे, लेकिन इस मिनी सीरीज़ की अगली किस्त में। दोस्तों, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान पर कब्जे से लेकर तकसीम हिंदुस्तान तक के वाक़यात पर 3 सीरीज़ बनाई हैं। इस सिलसिले की तीसरी सीरीज़ ये है जो आप अब देख रहे हैं। पहली सीरीज़, जिसमें हिंदुस्तान के कमज़ोर होने और ईस्ट इंडिया कंपनी के दाखिले को, उसके कब्ज़े के मराहल को तफसील से डॉक्यूमेंट किया गया है। ये सब कहानी आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए 1857 की जंग आज़ादी की कहानी क्या थी, और ये रही 1857 के बाद के वाक़यात पर हमारी ये जारी सीरीज़ की प्लेलिस्ट।